नमस्कार। आप सुन रहे हैं किताब घर और मैं हूं अरिसुदन। किताब घर में हम बात करते हैं हिंदी किताबों पर, नई पुरानी हर तरह की, चाहे कल्पना हो, इतिहास, कविता, कहानी या व्यंग्य। हर शनिवार हम एक लाइव सेशन करते हैं, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक यहीं नोट्स में दिया हुआ है। हमारी आज की किताब है नमिता गोखले जी की लिखी हुई राग पहाड़ी। तो चलिए सुनते हैं किताब घर में आज की चर्चा। हाँ, तो ये पहाड़ी पहाड़ी में मेरे दिमाग की जितने पहाड़ी चित्र थे वो सारे अरे गड़बड़। मेहनत करते हैं फिर मिलती है थोड़ी सी दिहाड़ी, हम हैं कामकाजी पहाड़ी, हम हैं और कामकाजी आज हम पहाड़ी। पढ़ेंगे किताब राग पहाड़ी। इसके बारे में मुझे पता चला था नमिता गोखले ने लिखा है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया ये किताब। एक्चुअली मेरे पास वो किंडल विंडल है नहीं, तो वरना कल रात में पढ़ लेता ये। बट मैं सुनने के लिए आतुर हूँ बहुत ज्यादा, और बीच में कुछ पहाड़ की कहानी निकलेगी तो मैं जरूर हाजिर रहूंगा आपके लिए। तो हमारी घड़ी शुरू हो गई है, हम शुरू कर देते हैं। सब लोगों का धन्यवाद जो जो हमारे साथ जुड़े हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं किताब की जिसका नाम है राग पहाड़ी। ये किताब लिखी है नमिता गोखले ने और ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई थी। इंग्लिश में इसका नाम था थिंग्स टू लीव बिहाइंड। नमिता इंग्लिश में ही लिखती हैं और उनके एक ममेरे भाई हैं, मामा के बेटे, जो खुद जर्नलिस्ट हैं और लेखक भी हैं, पुष्पेंद्र पंत। उन्होंने इसका अनुवाद किया है हिंदी में। तो एक दो वाक्यों को छोड़ के कहीं कहीं आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये अनुवाद है, क्योंकि बड़ी अच्छी हिंदी में इसका अनुवाद किया है। पढ़ने में बड़ा मजा आता है, भाषा सीधी सरल है, कोई बहुत ज्यादा क्लिष्ट हिंदी नहीं है। शिवानी के बेटे किसने कहा? सॉरी, अच्छा ये शिवानी के बेटे हैं। हाँ, पुष्पेश पंत, मुझे नहीं पता थी ये बात। पुष्पेश पंत जेएनयू के बड़े प्रोफेसर रहे हैं। हाँ, जेएनयू की हिस्ट्री के बारे में मालूम है, लेकिन वो शिवानी के पुत्र हैं ये नहीं। हाँ नहीं, वो शिवानी के बेटे हैं। हाँ, तो मृणाल पांडे के भाई हैं ये तीनों भाई बहन। हाँ, तो शिवानी का ओरिजिनल नाम गौरा पंत गोरा है, पंत, जी जी। और इसीलिए पंत पंत। चलिए, नमिता गोखले ने किताब लिखी और इस किताब की खास बात जो मुझे लगी, सबसे खास बात जो है, वैसे तो ये कहानी है, अगर कहें तो फिक्शन ही है, क्योंकि ये सब पात्र जो इसके मुख्य पात्र हैं वो रियलिटी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, वो किसी और नाम से किसी और रूप में अवश्य होंगे कहीं ना कहीं पहाड़ों में। लेकिन जिस तरह से कहानी चलती है, ये साथ साथ नैनीताल, अल्मोड़ा और पहाड़ों की जो हिस्ट्री है, उनका जो इतिहास है वो बताती चलती है। और ये इतिहास शुरू होता है 1800 के आसपास, और जो मुख्य कहानी है वो शुरू होती है 1840 के आसपास, और कहानी चलती है करीब 1910-1912 तक। तो बीच बीच में कई सारी घटनाएं हैं जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो असली घटनाएं हैं, उनका जिक्र ये करती चलती है। और ख़ास तौर पे पहाड़ किस तरह से धीरे धीरे विकसित हुए, कैसे अंग्रेज़ों ने पहली बार जब देखा कि नैनीताल नाम की इतनी सुंदर जगह है, तो उन्होंने उसकी खोज किस तरह से की, अंग्रेज़ों के हिसाब से जो खोज है। वैसे तो पहाड़ी लोग वहाँ पहले से रह रहे थे, तो कुछ ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ों ने नया खोजा था, लेकिन उनके लिए नया था। आसपास उस समय का जो जीवन था, जो समाज था, कई सारे रीति रिवाज जो थे उसमें, परंपराएं, उन सब की बातें करती चलती है किताब। और वो कहानी का ही हिस्सा बन जाती हैं वो सारी चीज़ें। जैसे विवेकानंद का आना एक जगह पर, विवेकानंद वाकई में गए थे वहाँ पर, उन्होंने एक भाषण भी दिया था। भाषण तो नहीं, उपदेश जैसा कहेंगे उसको। तो उस उपदेश के कुछ एक टुकड़े भी इस किताब में इस्तेमाल हुए हैं। जो एक नायिका है किताब की, इसमें कोई एक मुख्य नायिका नहीं है और कोई एक मुख्य नायक भी नहीं है। इसमें अलग अलग पात्र हैं जो अपनी अपनी जगह लेते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और वो कहानी के साथ नेचुरल तरीके से बहते रहते हैं, एकदम प्राकृतिक नदी जैसे। तो कहानी की शुरुआत बड़ी अच्छी है, और मैं उसका ये एक पैरा पढ़ता हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर आगे कहानी बनती है। और एक और ख़ास बात जो कहानी की है, जिस जगह से ये कहानी शुरू होती है, जो सीन है शुरुआत में, और जो पात्र है शुरुआत में, जिसका अपना आत्ममंथन, विचार, चिंतन चल रहा है, वहीं पर कहानी खत्म होती है, उसी पात्र के साथ उसी जगह पर। सारी पीछे तक घूमकर, ऐसा नहीं कि कहानी आपको फ्लैशबैक में जाने को कहेगी, ऐसा कहीं भी नहीं कहेगी। बस वो आत्मचिंतन की तरह एक शुरुआत कर दी है कि पात्र है वो कुछ अपना देख रही है, सोच रही है और कुछ विचार कर रही है, और उसके बाद दूसरा सीन आ जाता है और कहानी उस तरह से आगे बढ़ जाती है।
लेकिन इसकी जो शुरुआत है, पहला इसका जो पैरा है बड़ा सुंदर सा है, और ये कहानी है मानस खंड के प्राचीन पाठ से, जिसको लेखक ने एज इट इज ले लिया है। तो इसमें कहते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र, उन्होंने शिव के विलाप का चीत्कार सुना। यदि देवता ही शोक संतप्त होने लगेंगे तो संसार का क्या होगा। सारे देवता, सारे भगवान चिंता में आ गए कि अब शिव का क्या होगा, जब सती के शव को वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो कहते हैं कि सभी लोग घोर हताशा विषाद में डूब जाएंगे। तो हुआ ये कि विष्णु को मनाया गया, उसके बाद इंद्र को कहा गया वो चक्र प्रयोग करने के लिए, और इंद्र ने गरजते हुए अपना चक्र सती के शव को निशाना लगाकर फेंका, और इंद्र की नाभि से एक सहस्त्र दल कमल खिलाया, जिसमें 1000 पंखुड़ियां होती हैं, ऐसा एक कमल खिलाया जो सती के अंगों को ग्रहण करने वाला था, और वो अंग जो चक्र काट रहा था। लेकिन जैसे ही शिव को ये पता लगा तो वो अपनी शोक तंद्रा से जागे, अपनी निद्रा से जागे, और शिव को जब क्रोध आता है तो वो तांडव शुरू कर देते हैं। तो शिव तांडव शुरू हुआ, तो लय प्रलय की लीला का पुनरारंभ, और जैसे जैसे नृत्य की ताल तेज होती गई, शिव की दिव्य पदचाप जम्बूद्वीप में गूंजने लगी। शिव ने सती के शरीर को शांति प्रदान की, और शरीर के विभिन्न अंगों को वो अलग अलग 51 तीर्थों में लेकर गए, 51 तीर्थ। और ये सारे जो स्थान हैं जहाँ जहाँ सती के अंग हैं, वो सारे पवित्र स्थान के नाम से अब भी जाने जाते हैं। जैसे मंगलागिरी पहाड़ियाँ हैं, कामाख्या है आसाम में, गंधमादन, या हमारे गढ़वाल में चंद्रबदनी है, जो हमारी इष्ट देवी है हमारे परिवार की। तो ये सारे अंग जहाँ जहाँ गिरे वो शक्तिपीठ के नाम से जाने गए। बिल्कुल। तो 51 हैं, 51 जगह हैं। अब जहाँ पर सती की आंखें गिरी, इसके लिए लेखिका कहती हैं कि जहाँ सती की आंखें गिरी नीले आसमान का अक संजोते, वही जगह नैना देवी की झील बन गई, और उसी जगह को हम नैनीताल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ये किसकी प्रस्तावना जैसी है किताब की, और इसके बाद किताब शुरू होती है, कहानी शुरू होती है, और इसके कुछ मुख्य पात्रों के बारे में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले नैनीताल की हिस्ट्री का बड़ा मज़ेदार किस्सा है। द्वारका आपको पता होगा, काफ़ी लोगों को पता होगा जो पहाड़ों में रहते हैं। तो किस्सा ये है कि अंग्रेज़ों को ये तो पता लग गया था कि कोई बड़ी सुंदर जगह है पहाड़ों में, और उससे पहले सारे पहाड़ों पर, अल्मोड़ा पर नेपाली राज का कब्जा था, गोरखाली सेनाएं होती थी उनकी। तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी इलाके गोरखाली सेना को हराकर जीत लिए थे। गोरखाली सेना ने समर्पण भी कर दिया था। 1815-1816 के आसपास की बात है। और ऐसे समय पर ये एक मिथ की तरह बन गई थी, जैसे लातिन अमेरिका में एल दोराडो बना था कोलंबस के लिए, लेकिन एल दोराडो तो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन यहाँ नैनीताल था और ये झील थी। तो अंग्रेजों को जब पता लगा तो उन्होंने सोचा इसकी तो खोज करनी पड़ेगी। तो एक बैरन नाम के अंग्रेज को इस काम पर लगाया गया। वो एक्सपर्ट था सर्वे वगैरह करने में, और वो अपने साथ करीब 60 पहाड़ी मजदूरों को लेकर चला। और पहले तो अंग्रेजों के पास बंधुआ मजदूर होते थे जिनसे सिर्फ काम लिया जाता था, उनको खाना पीना खिलाया जाता था, लेकिन पैसा उनको कुछ नहीं दिया जाता था। अब हुआ ये कि पहाड़ी लोग जो थे वो चाहते थे कि अंग्रेज इसको कभी नहीं खोज पाए, वो इसको अपने लिए रखना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए इस झील का बड़ा धार्मिक महत्व था। तो वो अंग्रेजों को हमेशा या तो पहाड़ों में गुम कर देते थे, कोई बहाना बना देते थे, या खुद ही गायब हो जाते थे चलते चलते। तो जो मिस्टर बैरन था अंग्रेज, वो था बड़ा चालाक। उसने एक तरीका निकाला कि ये तो मुझे बार बार झांसा दे जाते हैं। तो अब उसने क्या किया, उसने सारे मजदूरों के सर पे भारी भारी पत्थर रखवा दिए। अब भारी भारी पत्थर रखवाने के साथ ये हिदायत भी दी गई कि इन पत्थरों को ना गिरने दें ना टूटने दें, क्योंकि इन्हें सही सलामत पहुंचाना है जहां पहुंचाना है। अब मजदूर क्या करें, अब वो लंबे रास्ते से नहीं ले जा सकते क्योंकि भारी पत्थर हैं, तो उनको जल्दी जल्दी रास्ता तय करना पड़ेगा। बैरन लुकिंग फॉर वाटर, हाँ एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो गई है नाम बैरन और सर्चिंग फॉर वाटर। तो अब मजदूर क्या करें, बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि इतना भारी पत्थर उठाकर वो जगह जगह नहीं घूम सकते, अंग्रेजों को भटका भी नहीं सकते, तो मंजिल पे जल्दी पहुंचना पड़ेगा। तो जिनको पता था कि ये झील कहाँ पर है, वो आखिर में झील पर ले गए अंग्रेजों को, मिस्टर बैरन को और उनके साथ जो अंग्रेज मंडली थी उनको झील तक ले गए, और इस तरह से अंग्रेजों को पता लगा कि झील कहाँ पर है। और उसके बारे में बैरन अपने संस्मरण में कहते हैं कि मैं वो दृश्य देखते ही मैं भाव विभोर हो गया। निश्चय ही मेरी हिमालय में 1500 मील की यात्रा का, पैदल यात्रा का ये सबसे सुंदर दृश्य था।
और ये दृश्य मेरे स्मृति पटल पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया है। मैं यहाँ बार बार आऊँगा, कई 100 बार आऊँगा। उन्होंने दूसरे अंग्रेजों को भी ये निर्देश दिया कि आप भी वहाँ आएं। और मिस्टर बैरन कई बार नैनीताल लौटे भी अपने कई मित्रों के साथ। लेकिन आगे जाकर पता लगा कि पहली बात तो जैसा हमने पिछली बार भी ये चर्चा की थी कि हिंदुस्तान के इतिहास में कागजों पर बहुत ज़्यादा कुछ अंकित नहीं किया जाता था, सब कुछ बोला जाता था। तो अब अंग्रेज चाहते थे कि इस झील पर उनका अधिकार हो। अब वो अधिकार किससे लें? तो जब पहाड़ों में पूछताछ की तो पता नहीं लगा कि किसका है, लेकिन वहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली एक जमींदार थे, नरसिंह ठाकुर, उन्होंने दावा किया कि ये झील मेरे नाम पर है, मेरे पुरखों के नाम पर है। अब अंग्रेज चाहते तो बलपूर्वक ले सकते थे, लेकिन वो थोड़ा समस्या हो जाता, गांव वाले और जो पहाड़ों के लोग थे वो नाराज हो जाते। तो अंग्रेजों ने क्या किया उस समय, झील में पहली बार तो उन्होंने नाव उतारी। पहाड़ी लोगों ने तब तक कभी नाव नहीं उतारी थी, तो उनके लिए एक बड़ा अजूबा थी कि नाव इस झील में तैर रही है। और वो झील में नरसिंह जो हमारे थे जमींदार साहब, उनको बिठा कर ले गए। अब नरसिंह साहब को तैरना नहीं आता था, नाव में बिठाकर ले गए उनको और झील के बीचों बीच ले गए। अब नरसिंह साहब तो दृश्य का आनंद उठा रहे थे कि झील में तैरने को मिल रहा है, मैं पहला पहाड़ी हूँ जिसको झील में नाव में जाने का मौका मिला है और वो सब। लेकिन वहां जाकर, झील के बीचों बीच जाकर, उनको अंग्रेज कहते हैं कि अब आप यहाँ आ गए हैं, हम आपको यहीं छोड़कर नाव अपने साथ वापस ले जाते हैं, क्योंकि ये नाव तो हमारी है, झील आपकी है। तो अब नरसिंह साहब क्या करें, उनको तैरना तो आता नहीं। तो परेशान, तो अंग्रेजों ने कहा कि अब आपके पास एक ही रास्ता है, आप इस कागज पर इस झील को हमारे नाम कर दें, अपने हस्ताक्षर अंकित करें। नरसिंह साहब को पढ़ना लिखना आता था और अंग्रेज अपने साथ कागज, पेंसिल, पेन सब लेकर गए थे नाव में। तो वहीं उनसे दस्तखत कराए गए झील के बीचों बीच, और नरसिंह साहब बेचारे अपना सा मुंह लेकर उसी नाव में लौट कर आए। और इस तरह से जो झील का मालिकाना हक था वो अब अंग्रेजों का हो चुका था। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है इस किताब की शुरुआत में ही। द्वारिका, आपको पता होगी शायद ये कहानी। नहीं, ये कुमाऊं की कहानियां हैं। तो हमारे गढ़वाल में, ये उत्तराखंड में दो बड़े डिवाइड हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। तो कुमाऊं की कहानियां थोड़े हम लोगों को कम पता चलती हैं, बट बहुत सुंदर कहानी थी। और मैंने उसलिए कहा कि नरसिंह जी हो गए गोगम गड़प और अंग्रेजों ने ली झील हड़प। तो इस तरह से नैनीताल की झील की बात है। फिर वहां पर एक अंग्रेज महिला आत्महत्या कर लेती हैं, तो पहाड़ी लोग सीधे से कह देते हैं कि ये अब देवी का प्रकोप है, देवी नाराज हो गई कि गोरे लोग झील में आ गए हैं। तो मैं सारी कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन इसके कुछ मुख्य पात्र हैं। एक है हमारी तिलोत्तमा देवी, एक है हमारी देवकी जो तिलोत्तमा की बेटी हैं, एक है रोजमेरी जो अंग्रेज हैं, और उनकी बड़ी मजेदार हिस्ट्री। तो अगर किस किताब के शुरुआती आप हिस्से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अंग्रेजों के साथ थोड़ी सहानुभूति है इस किताब में, कि उनके ऊपर हिंदुस्तानियों ने काफी अत्याचार किए थे। ये लेखिका की बात नहीं है, उन्होंने कार्ल मार्क्स का भी यहाँ पर रेफरेंस लिया है। कार्ल मार्क्स ने जो कहा था हिंदुस्तानियों के बारे में कि हिंदुस्तानी लोग पढ़े लिखे गंवार थे, वो अंग्रेजों के ऊपर बड़े अत्याचार करते थे, जबकि अंग्रेज उनका विकास करने की कोशिश कर रहे थे। उस बात को अगर हिंदी में हम अनुवाद करें उसका, तो उन्होंने कहा था कि न्यूयॉर्क दिल्ली में उनकी टिप्पणी थी कार्ल मार्क्स की, कि इस बात को नहीं भुलाना चाहिए कि जहां अंग्रेजों की क्रूरता का बखान शौर्य और ओजस्वी पराक्रम के उदाहरण के रूप में किया जाता है, वहीं हम भर्त्सना करते हैं देसी हिंदुस्तानियों की, जिनका आचरण बड़ा विभत्स था। तो ये बात है। और शुरू शुरू में ऐसा लगता है क्योंकि कुछ अंग्रेजी परिवारों की बात है इसमें, ब्रिटिश परिवारों की, जिनके ऊपर हिंदुस्तानियों ने अत्याचार किए थे, क्योंकि कहानी पहुंचती है सन 57 में, जब पहला हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था बड़े स्तर पर। और उसमें कुछ किस्से सुनाए गए हैं कि कैसे अंग्रेजों के ऊपर अत्याचार किए थे हमारे हिंदुस्तानी सिपाहियों ने, कैसे उनके परिवारों को जिंदा जला दिया गया था, हत्या कर दी गई थी उनके बच्चों की, उनके परिवारों की, वो सब कुछ बातें हैं। लेकिन वहाँ से कहानी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं कि वो अंग्रेज़ों के साथ सहानुभूति पर रहती है। फिर एक अंग्रेज़ महिला हैं जो अपने बच्चे को लेकर भागती हैं, बच के छिपते छिपाते, और वो पहुँच जाती हैं पहाड़ों में, जहाँ पर वो एक अनाथ आश्रम जो चल रहा था उसमें शामिल हो जाती हैं। फिर वहीं उनकी दो बेटियां होती हैं, तो वहाँ से ये दो नायिका आ जाती हैं पिक्चर में। तो इनकी जो कहानी है तिलोत्तमा की,
तिलोत्तमा की जो माता है वो शुरू में आत्महत्या कर लेती हैं, तो तिलोत्तमा फिर कैसे स्वतंत्र रूप में आगे बढ़ती हैं, और उनकी कहानी के साथ साथ उस समय पर पहाड़ियों का विकास किस तरह से हुआ था। जब पहली बार वहाँ अखबार पहुंचे, पहली बार जब वहाँ पत्रिकाएं छपना शुरू हुई, बंगाल से किस तरह की खबरें आती थी, क्योंकि बंगाल में उस समय एक तरह से साहित्यिक क्रांति अगर कहें तो वो चल रही थी। वो सब किस्से इसमें चलते जाते हैं, किस तरह से पहली लाइब्रेरी सेटअप हुई। तो कुछ चीज़ें इसमें एकदम ऐतिहासिक हैं जो तथ्य आधारित हैं, और बाकी जो कहानी है वो अपनी कल्पना के साथ चलती रहती है। तिलोत्तमा का विवाह होता है, और किस तरह से उस समय जो काफ़ी कुछ हिंदुस्तानी पढ़े लिखे लोग थे वो पहाड़ियों के सर्वे में कैसे अंग्रेजों की मदद करते थे जगह जगह घूमते हुए। तो उस पे एक टिप्पणी देना चाहूंगा रिसुदन की, ये जो कहानी चली गोरखालियों के साथ जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों की, तो उसमें गढ़वाल के, मतलब वो उस टाइम में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों गढ़वाल के राजा के पास होता था, जो टिहरी का राजा होता था। तो उनकी एक संधि हुई थी, जिस संधि में ये कहा गया था कि गढ़वाल जो है वो गढ़वाल के राजा के पास रहेगा और कुमाऊं जो है वो पूरा अंग्रेजों के पास हमें आ जाएगा। तो ये करीब ऑलमोस्ट कुमाऊं में जो डेवलपमेंट हुआ वो करीब ऑलमोस्ट 70-80 100 साल पहले हो गया था, जो गढ़वाल में बहुत बाद में हुआ। मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश, ये जो राइटिंग की जब बात कर रहे हैं, बाकी सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, अब आप देखें कि शेरवुड जो स्कूल है, जो सबसे पुराना स्कूल है, वो करीब 1920 के करीब आ गया था कुमाऊं में, वहां पे नैनीताल में। तो ये एक फायदा जो रहा इस जगह को, कि वहां जरूर जब अंग्रेज पहुंचे तो उन्होंने उस जगह का विकास भी किया, और नैनीताल का और जिम कॉर्बेट का एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। उनकी फैमिलीज का पूरा एक एस्टेट होता था नैनीताल में, और वो नैनीताल से 90 किलोमीटर दूर एक छोटी हल्द्वानी काला ढूंगी करके जगह है, वहां पे रहते थे जिम कॉर्बेट। तो ये दोनों जगह का जो विकास और चीजें हुई हैं, अलग अलग तरीके से उनका जो पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एज पहाड़ी हम लोग आज देख पाते हैं कि कब कुमाऊं में कैसे हुआ और गढ़वाल में कैसे हुआ। तो उसका एक असर ये भी आता है इस कहानी को लेके कि जब अंग्रेज वहां पे जल्दी पहुंच गए थे और बहुत सारी चीजें वहां जल्दी पहुंची बनिस्बत गढ़वाल, जो राजा गढ़वाल का था, हिंदुस्तानी था, लेकिन उसने वहां की लोकल प्रजा पे बहुत ज्यादा अत्याचार भी किए थे। तो ये भी बात सच है। बिल्कुल द्वारिका, ये कई सारी बातें, हमको जिस तरह से इतिहास पढ़ाया जाता है, हमारे स्कूलों की भी थोड़ी बात है कि हमको दूसरे राज्यों के बारे में कुछ पता ही नहीं लगता है। तो ये सारी बातें अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं तो पता लग रही हैं किताब के बहाने से ही, मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात है। और शायद इसीलिए इसमें इतना इस बात का उल्लेख हुआ है कि अंग्रेजों ने वहाँ पर कितने सारे काम किए थे, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनकी भी काफ़ी बातें हैं कि वो किस तरह से कन्वर्ट करते थे लोगों को, और उसमें अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर बात की है कि वो कन्वर्जन तो था ही हमेशा से, क्योंकि वो मुख्य उद्देश्य था, उनका मैंडेट था अंग्रेजों के टाइम से कि आपको अपना उपदेश बढ़ाना है और लोगों को अपने धर्म में लाना है, क्योंकि बाकी लोग ये जो मूर्ति पूजा करते हैं ये प्रथा हमें रोकनी है, और इन लोगों को ज्ञान का संदेश देना है, इनको प्रकाश दिखाना है। तो वो तो था ही, लेकिन साथ में काफ़ी सारे बीमारों का इलाज, वरना पहाड़ों में हॉस्पिटल नहीं पहुंचते अगर वहाँ पर अंग्रेज और उस समय मिशनरीज नहीं पहुंचती, तो वो भी उनको एक क्रेडिट जाता है। वो लोग लाइब्रेरीज अपने साथ लेकर आए पहाड़ों में, वो भी उनको स्टे जाता है। तो और मॉडर्न एजुकेशन भी, हरिसूदन, मतलब मॉडर्न एजुकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंची ही वहां पे जहां पे अंग्रेजों ने, और मिशनरीज के थ्रू ही पहुंची। तो उसके डार्क साइड भी है, लेकिन कुछ पॉजिटिव साइड भी है। सब चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते। तो उसका पॉजिटिव ये था कि मॉडर्न एजुकेशन जो थी वो सबसे पहले मिशनरीज के थ्रू ही इन पहाड़ी, आप सबसे पहले देखेंगे हिल स्टेशन पे सबसे ज्यादा हुआ था। तो मसूरी में भी अगर उसी डेवलपमेंट में नैनीताल हुआ है, तो वही टाइम पे मसूरी में भी वुडस्टॉक आया, वाइनबर्ग एलन आया, सेंट जॉर्जेस आया। तो करीब अर्ली 20th सेंचुरी में 1928 के स्कूल्स हैं, 25-23 के टाइम की बात है ये। आजादी से करीब, बहुत पहले की बात है। एक तरह की होड़ लगी थी, कंपटीशन था कि कौन नई जगह खोज पाएगा, और खासतौर पर पहाड़ों में। तो आप देखिए, दार्जिलिंग देख लीजिए, कोडाई कनाल देख लीजिए, ऊटी देख लीजिए। और ये जगह जो थी वो फौज से भी लिंक्ड होती थी, क्योंकि जो रेजिमेंट्स होती थी वर्ल्ड वॉर में, काफी फौजी जो बेसिकली इंडियंस ही होते थे और ऑफिसर्स उनके अंग्रेज होते थे। तो उनकी मिजाज पुरसी के लिए मसूरी भी इसलिए बनाया गया था, कैप्टन यंग ने इसीलिए बनाया था कि वहां पे ये सारे लोग सहारनपुर से आके, इनकी जो कैवलरीज थी, इनकी जो इन्फेंट्रीज थी, वो आके वहां पे
उनका रिक्यूपरेशन हो सके। मतलब ये इनको इसलिए वहाँ पे इनका इसलिए हॉस्पिटल सबसे पहले वहाँ फौजी हॉस्पिटल बने हैं, सारी की सारी कंटोनमेंट्स बनी है वहाँ पे, और उनका डेवलपमेंट हुआ है ताकि मरीजों को मतलब जो फौजी हैं उनको ठीक कर सके। और इसलिए पहाड़ खोजा जाता था कि वहाँ पे इनका मतलब रिक्यूपरेशन अच्छे से हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। और बजरंग ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, इतिहास को इतिहास की तरह ही पढ़ें। बिल्कुल। तो और इतिहास को इसमें जितने सरल तरीके से मिश्रित कर दिया है कहानी में, वो इसका सबसे अच्छा पहलू है कि अगर किसी को इतिहास पढ़ने में बहुत रुचि नहीं है कि तारीखें पढ़नी है और कब क्या घटना हुई, किसने क्या किया, तो उसको आप एक कहानी की तरह पढ़िए, उसको कल्पना में मिलाकर पढ़िए। और इसीलिए मुझे अच्छा लगता है वो प्रेमचंद और यशपाल को भी पढ़ना, क्योंकि उनकी कहानियों में इसी तरह से काफ़ी सारा इतिहास सामने आ जाता है जो आपको जो इतिहासकार हैं उनकी किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर इतिहास लिखते। और इसमें पुष्पेश पंत क्योंकि खुद एक इतिहासकार हैं, तो उन्होंने ट्रांसलेट किया है और इसीलिए अच्छे से भी कर पाए हैं, क्योंकि वो खुद एक बहुत नॉलेजेबल आदमी हैं और पहाड़ी हैं और पहाड़ की इतिहास तो जानते ही हैं। उनका एक कार्यक्रम एपिक चैनल में भी आता था, राजा रसोई और रजवाड़े। हाँ, तो वो काफी हिस्टोरिक काम करते हैं पुष्पेश पंत साहब। बिल्कुल। तो इसीलिए शायद वो इसके साथ इंसाफ कर पाए। और इस किताब में काफ़ी जो नमिता गोखले ने कई सारी किताबों का जो इस्तेमाल किया है, उनका नाम भी दिया है, और वो सारी अंग्रेजों की लिखी हुई हैं, तथ्य आधारित हैं। उस समय वो जो पहाड़ों में जो भी खोज करते थे, द हिमालयन गजेटियर हो गई, या फिर नोट्स ऑफ वॉन्डरिंग इन द हिमालय हो गई, कारपेट साहिब हो गई, लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट। तो इस तरह की किताबों को उन्होंने रेफर किया है अपने लिखने में। और क्योंकि हमारे पास 1 मिनट बचा है, तो जो लेखिका के शब्द हैं इस किताब के आखिर में, मैं उनको पढ़ता हूँ। बड़ी सुंदरता से उन्होंने इसको समाप्त किया है, जब आभार व्यक्त करती हैं कि संगीत के स्वर पहाड़ों में कुछ फर्क से सुनाई देते हैं। चोटियों में गूंजते पलट कर लौटते हैं, कभी उल्लास में, कभी मुरली या वंशी की उदास उच्छ्वास लिए। हुड़के की उत्तेजक थाप, ढोलक की थिरकती ताल, हवा की फुसफुसाहट, पत्तियों की सरसराहट, यही तो है राग पहाड़ी के स्वर। तो पहाड़ों की जो सब आवाज़ें हैं, उनको उन्होंने कहा है कि यही सब राग पहाड़ी के स्वर हैं। वो जो समाज है, जो उनकी दैनिक कार्यकलाप होते हैं, वही सब राग पहाड़ी का हिस्सा है। वही उस संगीत का हिस्सा है जिसे मैं घर कहती हूँ। सही बात है। पहाड़ में शाम गुजारनी चाहिए अरिसुदन। तो तो पता चलता है कि जो शाम का उमड़ता सिकुड़ता धुआं, हाँ, किसी के चूल्हे से और किसी की आंख से निकलता है, किसी के चूल्हे से और किसी की आंख से। ये थी इस हफ्ते की किताब। अगले अंक की किताब होगी मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई मल्लिका। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।